ने जैसे ही दरवाजा खोला, अपने सास ससुर को पुलिस के साथ देखकर माँ बेटे दोनों के पसीने छूटने लगे। पायल की मम्मी ने उसके हाथ से अपनी नातिन को छीन लिया और बोली, कहाँ लेकर जा रहे थे तुम माँ बेटे मेरी नातिन को, वह भी सुबह सुबह इतनी ठंड में। पायल की सास हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं बहन जी, गुड़िया बहुत रो रही थी तो हम उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे। आरती देवी पुलिस को देखकर अंदर ही अंदर कांप रही थी। उन्हें डर था कि कहीं उनकी सच्चाई किसी को पता तो नहीं चल गई। अचानक ही अंदर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। मत मारो मेरी बच्ची को, मुझसे दूर मत करो उसे। अपनी बेटी की आवाज सुनकर पायल की माँ सकते में आ गई। पायल की मम्मी दौड़कर उसके कमरे के पास गई तो पायल अंदर कमरे में से चिल्ला रही थी और दरवाजा बाहर से बंद था। पायल की मम्मी ने झटपट दरवाजा खोला तो पायल को इस हालत में देख उसके माता पिता के होश उड़ गए। पायल के शरीर पर कई जगह चोटों के और मार के निशान थे। पायल अपनी मम्मी से लिपटकर दहाड़े मारकर रोने लगी। माँ, मेरी बच्ची को बचा लो, नहीं तो ये इसे भी मार देंगे। सुनीता जी अपनी बेटी की पीठ थपथपाते हुए बोली, मैं भी देखती हूँ मेरे सामने कौन मेरी बेटी और नातिन को हाथ लगाता है। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारी नन्ही परी अब अपने नाना के गोद में है, उसे अब कोई छू भी नहीं सकता। बहू, यह तुम क्या बोल रही हो? हमने तो हमेशा तुम्हें बेटी की तरह प्यार दिया है। आरती जी पुलिस के डर से अपने झूठ को छुपाने के लिए हड़बड़ाकर बोली और अपनी बहू को गले लगाते हुए उसके पीछे से उसकी कमर में पिन चुभो दिया और धीरे से उसके कान में बोली, अगर तूने सच बताया तो तेरी बेटी के साथ तुझे भी जान से मार देंगे। पायल ने झटक कर अपनी सास को अपने से दूर किया और एक जोरदार तमाचा आरती जी के गाल पर जड़ दिया। अरे समधन जी, आप तो एक थप्पड़ में ही लड़खड़ा गई। अब आप दोनों देखते जाइए कैसे तुम माँ बेटे को मैं जेल की हवा खिलाती हूँ। पायल की माँ ने आरती जी की तरफ चुटकी बजाते हुए कहा। यह देखकर रोहित को पायल पर बहुत गुस्सा आया और उसकी तरफ थप्पड़ लेकर आगे बढ़ने लगा तो पायल ने अपने तरफ बढ़ते हाथ को वहीं थाम दिया और रोहित के गाल पर एक जोरदार तमाचा रसीद दिया और दहाड़ते हुए बोली, बस बहुत सह लिया मैंने आप दोनों का अत्याचार, पर अब और नहीं। काश यह हिम्मत मैंने बहुत पहले दिखाई होती तो मेरी बच्चियों के साथ इतना बुरा नहीं होता। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये माँ बेटी कैसे हमारे घर आकर हमारे ही साथ मारपीट कर रही हैं। आरती जी अपनी घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा। सुनीता जी ताली बजाते हुए बोली, अरे वाह समधन जी, आप तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, आपको तो टीवी सीरियल में काम करना चाहिए। तभी उन्होंने अपनी बेटी की जैकेट में से रिकॉर्डिंग माइक निकाला। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये है आरती जी का अपनी बहू के लिए प्रेम। रिकॉर्डिंग माइक में अपनी आवाज़ सुनकर आरती जी के होश उड़ गए। अरे समधन जी, क्या हुआ? आपके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया? मुझे पता था कि आप ऐसा ही कुछ करेंगे, क्योंकि सांप को कितना भी दूध पिला लो लेकिन वह फनकार मारना नहीं छोड़ता। मैंने ही रिकॉर्डिंग माइक पायल के जेब में रखा था। रिकॉर्डिंग सुन पुलिस सख्ते में आ गई और दोनों माँ बेटे को हिरासत में ले लिया। इंस्पेक्टर साहब ने पायल से पूछा, पायल जी, आप सब कुछ हमें विस्तार में बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? पायल बोली, इंस्पेक्टर साहब, लगभग 6 साल पहले मेरी शादी रोहित से हुई थी। शादी के बाद से ही मेरी सास मुझे तरह तरह की दवाइयाँ लाकर खिलाती रहती थी, क्योंकि उन्हें इस घर के लिए वारिस चाहिए था। और उन्हीं दवाइयों को खाकर कभी कभी मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत भी खराब हो जाती थी और तबीयत खराब होने की वजह से मैं घर का काम भी नहीं कर पाती थी। तो सासू माँ रोज़ मुझे मारती और अगर मैं दवाई नहीं खाती तो मुझे कई दिनों तक भूखा कमरे में बंद कर देती थी। कुछ महीनों बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरी सास ने पुलिस से छुपते छुपाते मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसने पता चला कि बेटी है। तो सासू माँ ने डॉक्टर को कुछ पैसे देकर मेरी बच्ची का अबॉर्शन करवा दिया और मैं अपनी बच्ची के लिए बहुत चिल्लाई, लेकिन दोनों माँ बेटे ने मेरी एक न सुनी। ऐसा एक बार नहीं, मैं तीनों बार प्रेग्नेंट हुई और तीनों बार ही लड़कियां थी, लेकिन सासू माँ ने तीनों को ही इस दुनिया में आने से पहले ही मरवा दिया
और मैं चाहकर भी अपनी बच्चियों के लिए कुछ ना कर पाई। एक दिन मेरी सहेली मुझसे मिलने घर आई। उस वक्त मेरी सासू माँ घर पर नहीं थी। मुझे इस हालत में देखकर उसने पूछा, तो मैंने रोते रोते सब उसे बता दिया। पायल की सहेली मानसी ने उसके हल्की सी गाल पर चपत लगाते हुए कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अपनी हालत देख, सूख कर लकड़ी हो गई है। और तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं विदेश गई हुई थी, इतने सालों से इस दुनिया से नहीं गई थी। अगर मुझे नहीं बताया तो अंकल आंटी को बताती। मैं अभी आंटी जी को फोन करके सब कुछ बताती हूँ। नहीं मानसी, मम्मी पापा को कुछ मत बताना। मम्मी पहले ही पापा के इलाज के लिए भाई के पास गई हुई हैं। उनका वहाँ इलाज चल रहा है। मैं उन्हें कुछ नहीं बताना चाहती। वह पहले ही बहुत परेशान है। पर पायल तो फिर से चौथी बार प्रेग्नेंट है और अपनी हालत देख। अगर तुझे कुछ हो गया तो? मानसी, सासू माँ ने कहा है कि इस बार वह गारंटी की दवाई लेकर आई हैं। उनकी बहन की लड़की को भी यही दवाई खाकर बेटा हुआ है। पायल ने मानसी को दिलासा देते हुए कहा। पायल, मैं नहीं मानती ये सब। अरे लड़का होने की कोई दवाई नहीं होती। अगर होती तो हर कोई खा लेता, क्योंकि यहाँ सबको लड़के की चाह होती है। मानो बेटी का तो कोई वजूद ही नहीं है। इस बार मानसी नम आंखें करते हुए बोली। लेकिन पायल ने मानसी को कसम देकर उसे चुप करा दिया कि तू किसी को कुछ नहीं बताएगी। और मानसी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। ऐसे ही 9 महीने बीत गए, लेकिन इस बार भी पायल को बेटी ही हुई। वह तो इस बच्ची की खुशकिस्मती थी कि इस बार आरती जी चाहकर भी बच्चे के लिंग का जांच नहीं करवा पाई, क्योंकि पुलिस के वहां रेड पड़ गई थी जहां बच्चे के लिंग का पता चलना था। जब आरती जी ने बच्ची को देखा तो वह आग बबूला हो गई और पायल को खरी खोटी सुनाने लगी। पूरी रात आरती जी ने बच्ची को पायल के पास भी नहीं आने दिया और सुबह सुबह माँ बेटे उसे उठाकर उसे गटर में फेंकने ले जा रहे थे। पायल ने जब इसका विरोध किया तो उसकी सास ने उसे बहुत मारा। पायल ने चुपके से अपनी सहेली मानसी को फोन किया और वह सब कुछ समझ गई। वह तो शुक्र है पायल के मम्मी पापा उसी रात विदेश से घर लौटे थे। तो मानसी ने सब कुछ पायल के मम्मी पापा को फोन करके बता दिया। वह तुरंत ही अपनी बेटी के घर पहुंच गए और अपनी नातिन को मरने से पहले बचा लिया। पायल बताते हुए फफक फफक कर रोने लगी। ना मेरी बच्ची ना, जितना दुख झेलना था तूने झेल लिया, अब और नहीं। पायल की मम्मी ने उसे गले लगाते हुए कहा, ले जाइए इंस्पेक्टर साहब और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए इन जैसे लोगों को, जो आज के ज़माने में भी बेटा और बेटी में फ़र्क करते हैं। पायल के मम्मी पापा उसे अपने साथ घर ले आए। पायल ने भी ठान लिया था कि वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक कलेक्टर बनाएगी, जिसमें पायल के मम्मी पापा ने उसका पूरा साथ दिया। पायल भी सिलाई जानती थी। उसने भी एक सिलाई सेंटर खोला और आसपास की औरतों और लड़कियों को सिलाई सिखाने लगी। उसने अपनी बेटी का दाखिला बड़े विद्यालय में कराया। पायल की बेटी अब बड़ी हो चुकी थी। वह अपनी माँ की मेहनत और जुनून को बचपन से देख रही थी। उसने भी जान लगाकर पढ़ाई की और कलेक्टर बन गई। उसने कलेक्टर बनकर उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा जो लोग आज भी बेटा और बेटी में फ़र्क करते हैं और उन्हें गर्भ में ही मार देते हैं। उसने अपनी माँ का हर ख्वाब पूरा किया। पायल को हर वह खुशी दी जो शायद एक बेटा भी नहीं देता। देश विदेश, अलग अलग देशों की अपनी माँ को सैर कराई। आज पायल को सब कलेक्टर की माँ कहकर पुकारते हैं और यह सुनकर उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। दोस्तों, हमारी दूसरी कहानी का नाम है ताने। मम्मी जी, 2 बच्चों को लेकर इतनी दूर का लंबा सफर, इतनी गर्मी, लू की कहर, कितना थक जाएंगी ना दीदी आते आते। बस सब लोग सकुशल पहुंच जाएं। अनीता ने सासू माँ से फोन रखते ही पूछा। सुमन जी अपनी बेटी कनक से उसके ट्रेन पर बैठने की सूचना ले रही थी। फिर कर दी ना अपने मायके जैसी बात। हाँ ठीक है, लंबा सफर है, पर मेरी बेटी और नाती नातिन एसी से आ रहे हैं। तुम्हारे मायके वालों की तरह स्लीपर से सफर नहीं करते मेरे बच्चे। उतनी ठंड में तुम्हारे पापा आ गए थे स्लीपर में। अरे भाड़े की गाड़ी न सही,
एसी से तो आ ही सकते थे ना। और औकात ना हो तो बात समझ में आती है, पर इतनी अच्छी नौकरी करते हैं, सब बच्चों का शादी ब्याह कर लिया, अब ऐसी क्या कंजूसी। मम्मी जी, पापा शुरू से ऐसे ही हैं। हम 3 बहनें थीं, एक भाई। सबके पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई और शादी ब्याह के लिए सोचने के कारण, साथ ही अपने भाई बहनों का बड़ा कुनबा होने के कारण, उन्होंने कभी फिजूल खर्ची नहीं करी। इसे फिजूल खर्ची नहीं कहते हैं, अपने लिए सोचना और खर्च करना कहते हैं बहू। स्टेटस मेंटेन ना करना हो तो ना करें, पर अब उम्र होने चली है, 100 की जगह 200 खर्च करने की। ससुराल की ये आदत कौन सी अच्छी है। मम्मी जी, जुबान पर आई बात अनीता ने मन में ही रख ली, क्योंकि बहस करने से कोई नतीजा तो नहीं निकलने वाला था। हाँ, यह सच था कि पापा शुरू से ही मितव्ययी थे और हर आर्थिक खर्च को कम में निपटाने की कोशिश करते थे। पर हाँ, ये भी सच था कि अगर कोई ज़रूरतमंद उनके आगे हाथ फैलाता तो वो उसे कभी निराश नहीं करते। जितने उनकी कंजूसी की चर्चा करने वाले थे, उससे अधिक उनके परोपकारों के कायल भी थे। तो वो कहते, पहली बात, कोई मुझसे खैरात नहीं लेता श्रीमती जी। मैं उनकी ज़रूरत पर मदद करता हूँ। उनके पास वापस पैसे होते ही वो मुझे वापस कर जाते हैं। दूसरी बात, जब मैं किसी को पैसे देता हूँ तो उसकी आंखों की श्रद्धा और मन से निकलने वाली दुआ जो मिलती है वो मेरे बच्चों पर ही तो पड़ेगी ना। और सच में तीनों बहनों की शादी अच्छे अच्छे घरों में बिना एक पैसे दहेज के हुई। भाई पहली बार में ही इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर गया। सब बदल गया, पर पापा आज भी वैसे ही हैं। पर ये बातें उसकी सास को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो हमेशा इस बात का ताना देती रहती कि मायके की पैसा पकड़ने की आदत छोड़ो और ससुराल के रंग में ढल जाओ। ट्रेन का सफ़र उसने और उसके भाई बहनों ने कभी एसी से नहीं किया था, तो दूर मुंबई से आ रही बच्चों सहित ननद तो पहुंचते पहुंचते थकावट हो जाएगी, तो यही सोचकर उसने सासू माँ से चर्चा की थी। पर बदले में झिड़की मिल गई। ननद ने अभी साल भर पहले ही फ्लैट लिया है मुंबई में। अभी छुट्टियां पड़ी हैं तो 10-12 दिन के लिए आ रही है। यूं तो ननद का स्वभाव माँ की ही तरह है, पैसे को पैसा न समझने वाली। पर नंदोई बहुत समझदार हैं और दोनों बच्चे भी। घर खरीदने के बाद पहली बार आ रही हैं ननद, तो सासू माँ ने सारी तैयारियां कर ली थी। आते ही बोली, बहुत भीड़ थी ट्रेन में मम्मी। छुट्टियां चल रही हैं ना, जा जल्दी से नहा धो ले। बहू डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही है। सासू माँ अपनी बेटी से बोली। दोनों बच्चों ने नाश्ता कर लिया तो नानी ने उन्हें चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन का बड़ा सा पैकेट जो मंगवा कर रखा था, थमा दिया। अरे वाह नानी, हम दोनों इतने सारे चॉकलेट बिस्किट तो 10 दिन तक शेयर करके खाएंगे। राखी संजीव ने कहा। नहीं मेरे बच्चे, सब खा लो, नानी फिर मंगवा देंगी। नहीं नहीं नानी, मम्मी गुस्सा करेंगी, हम आराम से खाएंगे। बिल्कुल ठीक बात। और अभी भी नाश्ता किया है ना, ये सब बाद में खाना। अभी जाओ तुम लोग बाहर खेलो। कनक ने उसके हाथ से पैकेट लेते हुए कहा। क्या कनक, खाने देना, बच्चे हैं। खुद तो खिलाती हो और मैंने दिया तो मना कर दिया। अब मैं भी नहीं देती मम्मी, देती भी हूँ तो शेयर करके खाने को कहती हूँ। एक तो सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है ये चीज़ें। दूसरी, क्या दूसरी बोल तो। फ्लैट लेने के बाद हाथ इतना तंग हो गया कि हम लोग फालतू खर्चों को करने से बचने लगे हैं मम्मी। खैर छोड़ो ये सब बातें। देखो मैं क्या लेकर आई हूँ तुम्हारे भाभी और मोनू के लिए। भाभी देखना कैसी है। कनक ने पैकेट खोलते हुए कहा। अरे दीदी, बहुत प्यारी साड़ी है और इनके कुर्ते का रंग भी बहुत प्यारा है। अनीता ने साड़ी हाथ में उठाते हुए कहा। पर लगता है मम्मी को पसंद नहीं आया। नहीं नहीं, बहुत पसंद है, बोलती हुई सुमन जी ऊहा-पोह में थी। कांचीवरम और सिल्क के नीचे देखना तो दूर, सोचने तक नहीं वाली उनकी बेटी सूती कब से खरीदने लगी। तभी कनक बोली, जब से पहनने लगी हूँ तब से एहसास हुआ है कि ये बड़े आरामदायक होते हैं, और अब तो मैं यही पहनूंगी हमेशा। भारी कपड़े पार्टियों के लिए ही ठीक होते हैं। दीदी, आप आ रही थी, बच्चे आ रहे थे, यही हमारे लिए उपहार से कम था क्या। ये नहीं भी लाती तो चलता, पर लेकर आई हैं तो मैं आपको पहनकर भी दिखा दूंगी। अनीता ने वातावरण हल्का किया। 2-3 दिन बाद अनीता 4-5 सूती सूट पीस लेकर आई।
और सुमन जी को दिखाया। दिखा दी ना फिर अपनी औकात बहू। अरे अभी उसके हालात ठीक नहीं है, तो तू ऐसे ऐसे सूट पीस ले आई उसके लिए। अभी के अभी जाकर वापस कर और कोई हैवी सूट लेकर आ। मेरी बेटी के लिए तुम्हें ये पैसा पैसा जोड़ने वाली मनमानी नहीं करने दूंगी मैं। मम्मी जी, जितने में ये 5 सूट आए हैं ना, उसमें कुछ और पैसे लगाकर एक हैवी सूट आ जाएगा। पर दीदी आजकल यही पहनती है ना, और बता रही थी कि वहाँ सिलाई बहुत महंगी है। तो मैं सोच रही थी सारे उन्हें सिलवा कर ही दूँ, उनके काम आ जाएंगे ना ये सब। वाह, कितने अच्छे सूट के प्रिंट हैं। कहाँ से लाई भाभी? आपके हैं? वॉशरूम से बाहर आई कनक को वो सूट बहुत पसंद आए। वो लाई तो मैं आपके लिए ही थी दीदी। सुमन जी का मुंह बन गया था। अनीता ने सूट सिलने के लिए दे दिया तो और भी खुश हो उठी कनक। हद से ज्यादा खुले हाथों से खर्च करने वाली अपनी बेटी को अब हर चीज में उतना ही ज्यादा समेट कर और सोच समझ कर खर्च करता देख सुमन जी का मन भर आता। पर दामाद जी की कमाई बहुत अच्छी थी। फ्लैट लेते वक्त भी उन्होंने एक पैसा किसी से नहीं लिया था। उन्हें लग रहा था शायद दामाद जी के दबाव में कनक ऐसी हो गई है। एक दिन पूछ ही बैठी वो, तो कनक ने कहा, जब तक सारे पैसे खत्म हो जाते महीने का अंत आ जाता और फिर पैसे भर जाते। कपड़े, जेवर, पार्टी, होटल में खाना, घूमना फिरना सब में जमकर खर्च करते रहने के कारण हमारी सेविंग्स तो कभी हुई ही नहीं। और मुंबई जैसी जगह में फ्लैट, तुम समझ रही हो मम्मी। सुमन जी बोली, तो हमसे ले लेती। किस मुंह से मांगती मम्मी। मेरा रहन सहन और फिजूल खर्ची देखकर सब तो यही समझते थे ना, हमारे पास बहुत पैसा है। इसके बाद भी हमने कभी किसी की कोई मदद नहीं की, तो किस मुंह से मांगते किसी से। अभी हमारी आधी से अधिक सैलरी लोन में चली जाती है। बेटा, खुद को कष्ट देकर इस तरह की लाइफस्टाइल। कष्ट? बिल्कुल कष्ट में नहीं हूँ मम्मी। अपनी इच्छा से खाती हूँ, पहनती हूँ, रहती हूँ। और अभी भी सौरभ की इतनी सैलरी आती है कि मैं जैसे रह रही थी थोड़ा 19-20 करके वैसे रह सकती हूँ। पर मैं अब खुद इस तरह से रहना पसंद करने लगी हूँ। अब मैं बहुत खुश हूँ मम्मी। 4 पैसे जमा होंगे तो हमारे हमारे बच्चे और हमारे अपनों के ही काम आएंगे ना। और खर्च करने का, दिखावा करने का कोई अंत नहीं है। जितना करो कम ही पड़ जाएगा। जहाँ रेज़गारी से चल जाए, नोट क्यों? भूखा नंगा रहकर या कोई काम रोक कर पैसे नहीं बचाने हैं। पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने से अगर 4 पैसे बच रहे हों तो बुरा क्या है? हमारे ही काम आएंगे कल को। कनक को वो 5 सूट, बच्चों को कपड़े, दामाद जी के लिए घर की बनी पापड़, बड़ी, अचार, मट्ठी बांधने के बाद अनीता ने एक लिफाफा भी पकड़ा दिया कनक को। ये क्या कर रही हो भाभी? इतना कुछ तो दिया ही है, इसकी क्या ज़रूरत है? कनक बोल पड़ी, दीदी, अभी हमारे खर्च बहुत बड़े नहीं हैं। सब कुछ ठीक से चलने के बाद भी थोड़ी बहुत सेविंग्स हुई हैं। जानती हूँ आपके लोन की रकम की आगे ये बहुत कम है, पर बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। इनको जमा कर देंगी तो सूद थोड़ा कम हो जाएगा। पर मोनू की नौकरी अभी नई नई है। तुम लोगों को अभी तो बहुत कुछ करना है। एक तो अभी हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है, होगी तो आपसे मांग लेंगे। आप फिक्र मत करो, हम वक्त पर एक दूसरे के काम आ जाएं। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? 2 रुपए बचाने के लिए पूरी सब्जी मंडी, बाजार घूम जाने वाली बहू, हर खर्च सोच समझकर विश्लेषण के बाद करने वाली बहू, बेटी को लिफाफा थमा रही है। सुमन जी समझ गई थी कि बहू पैसा पकड़ती तो जरूर है, पर उसकी पकड़ संस्कारों पर भी है। यही बहुत है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की 2 प्यारी सी कहानियाँ। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।